आज के इसी लेक्चर में हमने एक्सप्लेन करना है एपिडेमियोलॉजी ऑफ ए डिजीज। डिजीज कैसे एस्टेब्लिश होती है और डिजीज के एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो कंडीशंस चाहिए होते हैं वो कौन से होते हैं। सो डिफिनीशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी, द स्कोप ऑफ एपिडेमियोलॉजी हैज एनलार्ज ओवर ईयर्स। जो डिफिनीशन है, जो मतलब है, जो पहला डिफिनीशन हुआ था, अब इसको थोड़ा मॉडर्नाइज किया गया है। इनिशियल में जो डिफिनीशन था, एपिडेमियोलॉजी हैज आल्सो चेंज फ्रॉम नैरो टू मॉडर्न कंसेप्ट। इनिशियल में द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डीलिंग विद एपिडेमिक्स, ये पार्किन 1879 में इसको डिफाइन कर चुके हैं। देन द साइंस ऑफ द मास फिनोमेना ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज, क्रॉस 1927 में इसको डिफाइन कर चुके हैं। सो द स्टडी ऑफ डिजीज is a mass phenomena, Greenwood इसको डिफाइन कर चुके हैं। The study of distribution of determinants of disease frequency in a man, मैकमोहन 1960 में इसको डिफाइन कर चुके हैं। जो मॉडर्न डिफिनेशन है, that is epidemiology means the study of frequency, distribution and determinants of a disease is known as epidemiology। कि एक डिजीज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जो फ्रिक्वेंसी है वो किस हद तक सेवेयर है, और जो है ना, इसके अलावा इसको कैसे डिटरमाइन करना है, कैसे कंट्रोल करना है, इन सारों को एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा जो डिजीज के लिए जो ट्राइंगल चाहिए होता है कि किसी एक डिजीज कैसे एस्टेब्लिश होती है, तीन चीजें चाहिए होते हैं इनके लिए। एक पैथोजन का होना, पैथोजेंस बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, निमेटोड, माइकोप्लाज्मा एंड स्पायरोप्लाज्मास हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ फिजिकल चेंजेस भी चाहिए होते हैं पैथोजेंस के अलावा, जिसे हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। एयर, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, हार्ट कंडीशंस एटसेट्रा, इससे भी डिजीज एस्टेब्लिश हो सकती है, लेकिन वो जो है ना, नॉन इन्फेक्टियस डिजीज होता है। इसके लिए होस्ट चाहिए होता है, एंड दिस होस्ट मस्ट बी ससेप्टेबल। ससेप्टेबल होस्ट का होना जरूरी है कि होस्ट ससेप्टेबल हो। होस्ट ससेप्टेबल न हो तो, रेजिस्टिव हो तो फिर डिजीज एस्टेब्लिश नहीं हो सकती। होस्ट क्रॉप्स यानी कल्टीवार ससेप्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड जो है ना, सुटेबल एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है एक डिजीज की एपिडेमियोलॉजी के लिए, एक डिजीज की एस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो जरूरी है। जिस तरह एयर फ्लो, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मीडिया, pH, nutrition, watering, these is very important for disease establishment। अब इसी डिजीज ट्रायंगल में मॉडर्न एक फोर्थ चीज भी शामिल किया गया है, टाइम। कि टाइम भी एक फैक्टर है जो चाहिए होता है एक डिजीज की एस्टेब्लिशमेंट के लिए। सो पैथोजन, suitable environment, host and time, that is the most important thing which are necessary for the disease establishment। इसके अलावा देखिए इस ट्राइंगल को, पैथोजन, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, these are very important for disease establishment। इसके अलावा अगर आप देख ले तो एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजिकल एजेंट जो है ना वो कौन से हैं। एजेंट इज इन एलिमेंट और सब्सटेंस, एनिमेट और इनएनिमेट, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ व्हिच में इनिशिएट और perpetuate a disease process। A disease may have a single agent, a number of independent alternative agents, or complex of two or more factors whose combined presence is essential for development of a disease। Agents एक वो कोई भी चीज जो कि या एलिमेंट हो या सब्सटेंस हो, इसके अलावा कोई मतलब है कोई फिजिकल्स यानी नॉन इन्फेक्टियस एजेंट्स हो या इन्फेक्टियस एजेंट्स हो, उसकी अवेलेबिलिटी इंतहाई जरूरी है। उसके बगैर डिजीज एस्टेब्लिश नहीं हो सकती। एजेंट्स को क्लासिफाई किया है, बायोलॉजिकल एजेंट्स, न्यूट्रिशनल, फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल, एब्सेंस ऑफ इनसफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ अ फैक्टर नेसेसरी टू हेल्थ एंड सोशल। ये वो चीजें हैं जो एज एजेंट्स काम करते हैं डिजीज एस्टेब्लिशमेंट के लिए। बायोलॉजिकल में वायरस, बैक्टीरिया एटसेट्रा आते हैं। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, जिस तरह कॉपर की डिफिशिएंसी, जिंक की डिफिशिएंसी, मैग्नीशियम की डिफिशिएंसी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स आते हैं। क्लोरोफिल की डिफिशिएंसी आ जाती है। इनसे मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम्स लेके आते हैं प्लांट्स के ऊपर, जिस तरह की इवन ह्यूमन बीइंग में विटामिन्स की डिफिशिएंसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज लेके आते हैं। इस तरह कुछ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो है ना एनवायरनमेंट में, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, वो भी डिजीज लेके आ सकते हैं। मैकेनिकल्स हो, तो इन चीजों से डिजीज आ सकती है। किसी एजेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इनफेक्टिविटी, उसकी इन्फेक्शन रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपोज पर्सन हु बिकम इन्फेक्टेड, कि वो किस हद तक इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, उसकी सेवेयरनेस किस हद तक है। पैथोजेनिसिटी रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन हु डेवलप क्लिनिकल डिजीज, कि वो क्लिनिकल डिजीज किस हद तक लेके आते हैं। वायलेंस रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ अ पर्सन विद क्लिनिकल डिजीज हु बिकम सेवियरली इल और डाई, उसकी यानी वो डिजीज किस हद तक सेवियर है।
डिजीज एस्टेब्लिश हुई, वायलेंस है यानी वो मोहलिक है, वो किसी बंदे को मतलब है डेथ तक लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते, तो दिस इज वायलेंस। इनफेक्टिविटी, पैथोजेनिसिटी और वायलेंस में मेन फर्क ये है। इसके अलावा अगर आप देख ले तो किसी भी इन्फेक्शन एजेंट्स के लिए जिस तरह हम देखें फॉर एग्जांपल एजेंट्स कैरेक्टरिस्टिक में हेपेटाइटिस ए वायरस इज अ चिल्ड्रन हैज लो पैथोजेनिसिटी एंड लो वायलेंस। हेपेटाइटिस ए वायरस को देखें तो इसकी पैथोजेनिसिटी बहुत कम है और यानी कम लोगों में हेपेटाइटिस पाया जाता है और वो वायलेंस भी कम है, स्पेशली चिल्ड्रन में उसकी वायलेंस भी कम है, यानी वो डेथ तक बंदे को नहीं लेके जा सकता। इवन बास बच्चों में वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। इन पर्सन विद गुड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ मीजल्स वायरस हैज हाई पैथोजेनिसिटी बट लो वायलेंस, यानी वो लोग जिनकी हेल्थ कंडीशन ठीक हो अगरचे उसमें उस एजेंट्स की पैथोजेनिसिटी बहुत ज्यादा है लेकिन वायलेंस कम है, सिंस almost all infected person develop the characteristic rashes and illness, but few develop the life-threatening presentation of measles, pneumonia, etc. In a person with poor nutrition and health, measles is a more violent disease with mortality at high as 5 to 10%. Rabies virus is both high of pathogenicity and virulent. Yani since virtually 100 of all infected person who don't receive treatment progress to clinical disease and even death. यानी ये दोनों काज कर सकते हैं, उनकी पैथोजेनिसिटी भी ज्यादा है और वायलेंस भी ज्यादा है।